नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी की तैयारी अब पूरी हो गई होगी, तो आप इस टेस्ट सीरीज में जरूर बताएंगे कि आपने कितने सही किए हैं। अब आपको बता दें, यदि आपने यहां पर अब तक तैयारी पूरी कर ली है तो एक बार जो है आपको बता देते हैं, यहाँ से सारे टेस्ट सीरीज लेकर के पढ़ना नहीं भूलेंगे। यानी आपको इतिहास है, ज्योग्राफी है और पॉलिटिकल, ये तीनों का नोट्स यहाँ पर बहुत ही सफिशिएंट रूप से बना हुआ है, जो जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है। साथ ही साथ इंग्लिश, हिंदी, सीडीपी का भी नोट्स बनकर तैयार है। तो आप सभी यहाँ से अंतिम अंतिम समय तक भी जरूर पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको मेगा सीरीज मेगा ऑफर के अंतर्गत आपको देखिए यहाँ पर 30 रुपये में नोट्स मिल रहे हैं। कितने में मिल रहे हैं? एक नोट्स की कीमत मात्र 30 रुपये में है। तो 30 रुपये में यहाँ से नोट्स लेकर के आप सभी जरूर पढ़ लेंगे, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे सीडीपी हो, चाहे रीजनिंग हो। तो उसको देखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि किताब का बना हुआ है। और यहाँ से आपको हम बता देते हैं 10 से 15 प्रश्न आपके भिड़ने वाले हैं। और ये 10-15 प्रश्न जो है आपके लिए रामबाण काम करेगा। तो अभी के अभी देखिए, मोबाइल नंबर देखने के बाद आप यहाँ से जरूर परचेज करके ही देख लेंगे और पढ़ लेंगे, तभी परीक्षा देने जाएंगे। तो इस टेस्ट सीरीज में हम आपके लिए लेकर के आए हुए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको अंतिम तक देखना आप नहीं भूलेंगे, लास्ट तक जरूर देखेंगे। और कितना बना पाए देखने के बाद जरूर कमेंट करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किस समस्या से संबंधित है? देखिए, डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किस समस्या से संबंधित है, ये प्रश्न पूछा गया है। बोलने से, पठन विकार से, भाषा विकार से या कोई नहीं। यह प्रश्न आपको बता देते हैं 1001 बार आपके मुख्य रूप से परीक्षा में आए हुए हैं। चाहे जिस किसी राज्य में टेट परीक्षा दे या शिक्षक भर्ती परीक्षा या सीडीपी के अंतर्गत, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। और आपको बता दें, यदि आप ये जो पठन विकार है, मौखिक विकार जो है, मौन विकार, उससे संबंधित यदि आप नोट्स चाहते हैं तो नोट्स आपको बन करके तैयार है। यहाँ पर से आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। आपको मोबाइल नंबर दिया गया है, अभी आप कॉल कर लेंगे। मानव व्यक्तित्व परिणाम है, तो ये किसका हो गया? ये डिस्लेक्सिया जो है मुख्य रूप से पठन विकार का समस्या है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है, किसका है? पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवांशिकता और यहाँ पर अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का, केवल आनुवंशिकता का। देखिए, यहाँ पर जो है ना, मानव का जो व्यक्तित्व होता है वो किसका परिणाम होता है? तो आनुवंशिकता, और यहाँ पर एक छूट गया है वातावरण, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो आनुवंशिकता और वातावरण का मिक्सअप है मानव व्यक्तित्व का परिणाम। जो जैसा आनुवंशिकता का होता है, जिस तरह के वातावरण का होता है, उसी का परिणाम उसका व्यक्तित्व पर पड़ता है। न तो केवल वातावरण का होगा, न तो केवल आनुवंशिकता का होगा, यानी दोनों का होगा। बी इसका राइट आंसर होगा। बच्चा का सीखने का क्षेत्र होता है, बच्चा का सीखने का क्षेत्र क्या होता है? अनुभाविक होता है, भावात्मक होता है, आध्यात्मिक होता है या सामाजिकता होता है? तो बच्चा जो है वो सीखता है किस प्रकार से? तो अपने अनुभव से सीखता है। किससे सीखता है? अनुभव से सीखता है। इसलिए बच्चा का सीखने का क्षेत्र जो होता है वो अनुभाविक होता है। अगला प्रश्न है, बच्चा विद्यालय में रहना पसंद करता है, किसके साथ? बच्चा विद्यालय में रहना पसंद करता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लड़का के साथ, लड़की के साथ, शिक्षक के साथ, समवयस्क समूह के साथ। तो देखिए, बच्चा जो है वो विद्यालय में रहना पसंद करता है, अपने समवयस्क समूह के साथ ही रहना पसंद करता है, अपने बराबरी के दोस्तों के बीच रहना पसंद ज़्यादा करता है। एक विद्यार्थी नौकरी में जाने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रैक्टिस करके पास कर सके। वह विद्यार्थी किस प्रकार से प्रेरित है? देखिए, एक विद्यार्थी है, वह कठिन परिश्रम कर रहा है नौकरी में जाने के लिए, और वह किस प्रकार से प्रेरित हुआ कि यह काम करने लगा? तो उसका क्या कारण है? आंतरिक, बाह्य, अनुभाविक या कोई नहीं। तो अगर कोई बच्चा अपने से मेहनत कर रहा होता है तो वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, यानी अंदर से ना, वो अंदर से लेने के लिए पूर्ण रूप से जिज्ञासु है, इसलिए वो मेहनत कर रहा है। तो इसका आंसर होगा आंतरिक। देखिए, सीडीपी में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट सीरीज तो आपको चल ही रहा है, और यहाँ पर जो है आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो विभिन्न राज्यों में आए हुए हैं उसका भी नोट्स बना दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ टेस्ट सीरीज भी उसका लिया जा रहा है। तो आप लोग सभी शिक्षक जरूर इसमें भाग लीजिए, और टेस्ट सीरीज को बनाने के बाद आपको यह होगा कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। तो डेली आपको जुड़ना है, और डेली यहाँ पर आप 10 रुपये पेमेंट करके टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक प्राइज भी दी जा रही है, उस प्राइज का भी हकदार आप बन सकते हैं लक्की ड्रा की तरफ से।
एक शिक्षक विद्यार्थी को अभिप्रेरित कर सकता है। एक शिक्षक विद्यार्थी को कैसे अभिप्रेरित कर सकता है? पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन कराकर, उदाहरण देकर या कक्षा में भाषण देकर। तो एक शिक्षक जो है विद्यार्थी को अभिप्रेरित कर सकता है, उसको सही मार्गदर्शन कराकर, तभी वह बच्चा के दिल में बैठता है यदि आप सही मार्गदर्शन कोई शिक्षक कराता है तो। इसलिए एक विद्यार्थी कैसे शिक्षक को अभिप्रेरित कर सकता है? तो सही मार्गदर्शन कराकर अभिप्रेरित कर सकता है। विद्यालय से विद्यार्थी को भाग जाने का कारण क्या है? अगर कोई विद्यालय से विद्यार्थी भाग रहा है, इसका कारण क्या है? कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों को दंड देना, समस्या के प्रति शिक्षक नहीं निदान करते। देखिए यहाँ पर जो है विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का जो कारण है वो क्या है? तो आप देखेंगे यहाँ पर कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, यह मुख्य कारण इसका है, यह भी इसका आंसर हो सकता है। विद्यार्थियों के अध्ययन में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों में अध्ययन जो करवाया जा रहा है उसमें क्या है? रुचि का अभाव है। विद्यार्थियों को ज़्यादा दंड दिया जाता है, वो भी है। और समस्या के प्रति शिक्षक नहीं निदान करते, वो भी है। तो देखिए यहाँ पर ये सभी जो है भागने का कारण है, यानी इसका एक और आंसर होना चाहिए था सभी। तो ये सभी चलेगा, नहीं तो आप इसमें से जिसको भी मारे वो बिल्कुल सही आपका आंसर होगा, क्योंकि सभी उसके कारण में ही आते हैं। आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे, उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने देंगे, उन्हें बदले में पिटाई करेंगे। तो क्या होगा? अगर शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थी ने बधाई पत्र भेजा है तो आप उन्हें क्या करेंगे? धन्यवाद देंगे। क्या करेंगे? उन्हें धन्यवाद देंगे। श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? श्याम पट पर जब आप लिख रहे हो तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना या छोटे अक्षरों में लिखना। तो श्यामपट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो होता है वो होता है, देखिए, लेखन में स्पष्टता। लेखन में स्पष्टता होना चाहिए। आपको कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे? आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे? उसके अभिभावक को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे, उसके कारण जानने की चेष्टा करेंगे या उस पर ध्यान नहीं देंगे। अगर विद्यालय में विद्यार्थी विलम्ब से आ रहा है, देर से आ रहा है, तो उसका क्या मुख्य कारण होगा? तो उसका कारण है, उसके साथ आप क्या करेंगे? तो उसका कारण जानने की आप चेष्टा करेंगे कि आखिर वह विलम्ब आ रहा है तो क्यों आ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, कारण जानने की चेष्टा करना होगा। 6 से 12 वर्ष का बच्चा रुचि लेना प्रारंभ करता है धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंध में, विद्यालय में। यानी 6 से 12 वर्ष का जब बच्चा होता है वो किस चीज़ में ज़्यादा रुचि लेता है? तो सबसे ज़्यादा जो है उस समय विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ करता है। 2 से 6 वर्ष का बच्चा रुचि लेता है किस में? क्रिकेट में, पढ़ने में, खेलने में या कोई नहीं। तो 2 से 6 वर्ष का बच्चा जो है वो सबसे ज़्यादा खेलने में उस समय रुचि लेता है। बालक किस प्रकार से सीख सकता है? बच्चा किस प्रकार से सीख सकता है? वातावरण से, अपने पड़ोस से, अपने दादा दादी से, सभी प्रकार से। तो देखिए एक बच्चा जो होता है वो वातावरण से भी सीख सकता है, पड़ोस से भी सीख सकता है, दादा दादी से भी सीख सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा सभी प्रकार से, यानी बच्चा हर प्रकार से सीख रहा होता है। बालक को विद्यालय का पहले चीज़ जो कौन आकर्षित करता है? पहली चीज़ क्या आकर्षित करता है बालक को जब वो विद्यालय में जाता है? अच्छे शिक्षक, वर्ग कक्ष, विद्यालय का बड़ा भवन या कोई नहीं। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो लुभावना अगर बच्चा को आप लेके जा रहे हैं तो सबसे पहले आकर्षित होता है विद्यालय का बड़ा भवन को देख करके। वो विद्यालय के जैसे ही बाहर रहता है, यदि वो अपने स्कूल में एडमिशन कराने जा रहा है या कभी गया है तो सबसे पहले बाहरी का लुक देखता है और कहता है कि इतना मेरा अच्छा विद्यालय है। यानी सबसे अगर वो प्रभावित होता है तो वो होता है आपको यहाँ पर विद्यालय का बड़ा भवन को देख करके। एक बच्चा वर्ग कक्ष से बार बार पानी पीने के लिए छुट्टी मांगकर बाहर जा रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि एक बच्चा जो है वर्ग कक्ष से बाहर बार बार पानी पीने के लिए छुट्टी मांगकर जा रहा है। इसका मतलब क्या है? बच्चा बाहर खेल रहा है, बच्चा को वर्ग कक्ष में मन नहीं लग रहा है, बच्चा खेल में रुचि ले रहा है, सभी। तो देखिए यहाँ पर इसका मतलब है कि बच्चा बाहर खेल रहा होता है, इसके कारण वह बाहर जा रहा है। बच्चा को वर्ग कक्ष में मन नहीं लग रहा है, ये भी रीजन है कि वर्ग कक्ष में मन नहीं लग रहा है, इसलिए वो बार बार बाहर जा रहा है। बच्चा खेल में रुचि ले रहा है, यानी पढ़ाई से ज़्यादा वह खेल में रुचि ले रहा है, ये भी अच्छा है। सभी, यानी इसका राइट आंसर देखिए सभी होगा। क्या होगा? सभी होगा। एक छोटा बच्चा जो विद्यालय जाता है वह किसकी बात को सबसे ज़्यादा महत्व देने लगता है? अगर बच्चा विद्यालय जा रहा है तो किसकी बात को सबसे अधिक महत्व देगा? माता पिता का, सहपाठी का, शिक्षक का, चाचा चाची का। तो जो बच्चा विद्यालय जाने लगता है तो सबसे अधिक यदि किसी की बात को महत्व देने लगता है तो वह होता है अपने शिक्षक का। आप भी कभी अपने बच्चे से पूछिएगा तो कहेगा नहीं, हमारे शिक्षक ने
इस प्रकार से बताया। यानी सबसे ज़्यादा जो वह विश्वास करता है, सबसे अधिक ज़्यादा जो रुचि लेता है, वह अपने शिक्षक की बातों में लेता है। एक बच्चा बराबर विद्यालय समय से आता है और जाता है, इसका कारण क्या है? बच्चा को विद्यालय मन लग रहा है, बच्चा शिक्षक से रुचि ले रहा है, शिक्षक हमेशा बच्चों को प्यार से पढ़ाते हैं, या सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर बच्चा बराबर विद्यालय आ रहा है और समय से आ जान कर रहा है, इसका कारण है बच्चा को विद्यालय मन लग रहा है, तो सही कारण है। बच्चा शिक्षक रुचि ले रहे हैं, यानी शिक्षक जो है वो बच्चा में रुचि ले रहे हैं और बच्चा भी शिक्षक में रुचि ले रहा है, जिसके कारण वो आ रहा है। शिक्षक हमेशा बच्चों को प्यार से पढ़ाते हैं, यानी उस विद्यालय में जो वर्ग कक्ष में जाते हैं शिक्षक, वो बच्चों को अच्छा से पढ़ाते हैं, इसके कारण भी वो आ रहा है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। यानी इन सभी कारण से बच्चा बराबर समय से आ रहा है। एक बच्चा शिक्षक की बात नहीं मान रहा है, आप क्या करेंगे? बच्चों को जमकर पिटाई करेंगे, बच्चे से बात नहीं करेंगे, कारण जानने का प्रयास करेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो एक शिक्षक जो है, एक बच्चा जो शिक्षक की बात को नहीं मानता है, इसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों नहीं मान रहा है, क्या उसमें कमी है, क्या खूबी है। तो कारण जानने का प्रयास करना सबसे सही और सटीक आंसर होगा। तो मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, इस तरह से आप सारे चीज़ का प्रैक्टिस करते रहिएगा, देखते रहिएगा, और अंतिम समय में भी, अंतिम दिन में भी आप यहाँ से नोट्स परचेज करके सारी चीज़ों को जो है पीडीएफ के रूप में आपको मिल रहा है, जरूर पढ़ लीजिएगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर दैट फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पर जो पैसेज दिए गए हैं उसको पढ़ें और प्रश्नों का उत्तर सावधानी पूर्वक देना है। तो ये जो ऐसे दिया गया है, ये जो पैसेज दिया गया है, इसी में से आपको यहाँ पर सारे आंसर करने हैं। और आपको हम बता देते हैं, पैसेज से यहाँ पर आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न हमेशा रहेंगे, इसलिए पैसेज को यदि आप अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो इसमें दिए हुए प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या पैसेज कह रहा है। स्नेहा's essay topic was how to protect our environment was progressing. Their class teacher had asked Sneha, Precha and Siddharth to participate in an essay competition. As the three were good writing, the first prize was whooping RS 2000। ठीक है, तो देखिए स्नेहा जो है ऐसे टॉपिक पर यहाँ पर बात कर रही है कि हाउ टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार से की जाए, इस टॉपिक पर यहाँ पर लिखा जाना है। वाज प्रोग्रेसिंग दियर क्लास टीचर, जिसमें उसके क्लास शिक्षक जो हैं प्रोग्रेस के लिए दिए हुए हैं। और हैड आस्क्ड स्नेहा, प्रेक्षा एंड सिद्धार्थ, किससे? स्नेहा, प्रेक्षा और सिद्धार्थ से यहाँ पर इस टॉपिक पर पार्टिसिपेट ऐसे लिखने के लिए कंपटीशन दिया गया है, जिसमें तीनों लिखेंगे और गुड राइटिंग में, जिसमें फर्स्ट प्राइज जो है आपको 2000 रुपये का है। अब देखिए इस पर क्या प्रश्न निकल के आ रहा है, आपको देखना है। तो चलिए पहला प्रश्न निकल के आ रहा है, व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ स्नेहा's essay। स्नेहा का जो ऐसे का टॉपिक है वो क्या है? तो टॉपिक किस चीज़ पर था, अभी हमने आपको बताया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट। स्नेहा's essay टॉपिक वाज, देखिए इसी तरह से आपको यहाँ पर हूबहू मिलता हुआ चीज़ रहेगा, सिर्फ आपको यहाँ ढूंढना है। देखिए लिखा हुआ स्नेहा ऐसे टॉपिक वाज हाउ टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट, लिखा हुआ है ना। तो ये प्रश्न भी वही लिखा हुआ था, स्नेहा ऐसे टॉपिक वाज क्या है। देखिए यहाँ पर प्रश्न वही है, क्या लिखा हुआ देखिए, व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ स्नेहा ऐसे, लिखा हुआ है ना। तो स्नेहा ऐसे टॉपिक वाज हाउ टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट, हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं, इस पर था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर देखिए बी हो जाएगा। ठीक है, तो हर प्रश्न के बाद पैसेज को आप जब भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगला प्रश्न है, हु वाज पार्टिसिपेट इन ऐसे कंपटीशन। ऐसे कंपटीशन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे थे? स्नेहा, प्रेक्षा, सिद्धार्थ, और लास्ट है डी नंबर में स्नेहा, प्रेक्षा एंड सिद्धार्थ। क्या होगा, आपने अभी ऐसे को पढ़ा होगा तो उसमें लिखा हुआ है कि 3 वेयर गुड राइटिंग कंपटीशन। तो कौन कौन? स्नेहा भी थी, प्रेक्षा भी थी और सिद्धार्थ, यही तीनों जो थे गुड राइटिंग कंपटीशन था, जिसमें आवर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पर है। तो ये स्नेहा, प्रेक्षा एंड सिद्धार्थ तीनों इसका आंसर होगा, यानी राइट आंसर डी होगा। अगला है पैसेज पर आधारित आपका प्रश्न है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फर्स्ट प्राइज। फर्स्ट प्राइज का अमाउंट कितना रखा गया था? तो ₹1000, ₹2000, ₹300, ₹4000 कितने थे? तो आप देखिए ऐसे के अनुसार देना है। ठीक है, पैसेज के अनुसार ही आपको आंसर देना है, सिर्फ पैसेज को। तो पैसेज में आप देखे होंगे अमाउंट ऑफ फर्स्ट प्राइज इज RS 200। देखिए यहाँ पर फिर से हम दिखा देते हैं आपको, पूरा पैसेज में मिलता जुलता रहता है, सिर्फ पढ़िएगा। द फर्स्ट प्राइज वाज हॉपिंग RS
2000 ना, कितना था 2000, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आर्टिकल ए एन एंड द क्वेश्चन नंबर 4 to 10, यानी क्वेश्चन नंबर 4 से 10 के लिए आपको आर्टिकल का प्रयोग करना है कि कहाँ पर कौन सा आर्टिकल लगेगा। चलिए फर्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, देयर इज डॉट 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 ऑरेंज फॉर यू, क्या लगेगा आपको बताना है, ठीक है। ऑरेंज फॉर यू क्या लगेगा, ए एन या द लगेगा, ठीक है। ऑरेंज, हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखते हैं, ऑरेंज। देखिए यहाँ पर जो बच्चे क्लास होते हैं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कि यदि वॉवेल लेटर है तो उसके पहले एन लगाना है, और कॉन्सोनेंट लेटर है तो उसके पहले ए लगाना है। लेकिन जब आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें लेटर का कुछ नहीं है, इसमें साउंड्स पर आप लोग को ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना रहता है, साउंड्स पर। यदि साउंड्स अ से लेकर अ तक का हो रहा है तो आप एन लगाइएगा, और यहाँ पर क से लेके यहाँ पर ज्ञ तक हो रहा है तो आप यहाँ पर क्या लगाइएगा, तो ए लगाइएगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर साउंड्स को ध्यान दिया जाता है, तो साउंड किस किस प्रकार का हो रहा है आपको देखना है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक है। अगला है, आई सेल गिव यू डॉट 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 1 रुपी नोट, क्या लगेगा बताना है, ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा। देखिए यदि आप लेटर के अनुसार देखिएगा तो 1 लिखा हुआ है, 1 में पहला लेटर जो है ये आपका क्या हो रहा है, वॉवेल हो रहा है, तो इसके अनुसार यदि लगाइएगा लेटर के अनुसार तो आपका यहाँ पर होना चाहिए एन, ठीक है। लेकिन हम लोग लेटर के अनुसार नहीं चलेंगे, हम लोग यहाँ पर साउंड्स के अनुसार चलेंगे। तो साउंड्स के अनुसार जब आप देखेंगे तो क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं 1, क्या पढ़ते हैं बताइए, 1 में यह व आ रहा है, वह क्या चीज़ होता है बताइए, ये क से लेके ज्ञ तक में आता है कि नहीं आता है। यदि क से ज्ञ तक में आ रहा है तो इसके पहले हम लोगों को ए लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 में ए लगेगा, क्या लगेगा आपको, ए लगेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ए 1 रुपी नोट होगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है, सीता इज डॉट 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 ऑनेस्ट गर्ल, ठीक है। ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा, या नन ऑफ दीज, क्या लगेगा। देखिए अगर आप लेटर के अनुसार देखिएगा तो लेटर वाली बात तो हमने मना कर दिया है आप सभी को, ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पर एज के अनुसार देखिएगा तो एज कॉन्सोनेंट है, तो अगर लेटर के अनुसार लगाइएगा तो यहाँ पर आपका ए लग जाएगा। लेकिन लेटर के अनुसार नहीं लगाइएगा तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, देखिए ऑनेस्ट, क्या पढ़ते हैं, पढ़ाई के अनुसार, साउंड्स के अनुसार आपको लिख लेना है, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट है ना, ये अ का है कि नहीं, अ का मात्रा है ना, तो अ से लेके अ तक हमने जो कहा वो जो भी लेटर होगा वो आपको किस में लिखना है, तो वो आपको यहाँ पर वॉवेल है और उसके पहले ए नहीं लगाएंगे, एन लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, देखिए एच साइलेंट होता है, एच का उच्चारण नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर एन लगेगा न कि ए लगेगा, राइट आंसर बी होगा। अगला है, हरी इज बेस्ट बाय ऑफ माई स्कूल, ए एन द या नॉन ऑफ दिस, ठीक है। देखिए यहाँ पर बेस्ट है, बेस्ट जो है आपको सुपरलेटिव डिग्री है, क्या है आपको, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। जैसे गुड होता है, जब एक होता है तो गुड, एक से ज़्यादा, 2 के लिए बेटर, और 2 से अधिक के लिए देखिए बेस्ट होता है। तो ये एडजेक्टिव का रूप जब तुलना करने के लिए बदलता है तो उसको हम लोग देखिए कहते हैं डिग्री, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को पॉजिटिव डिग्री, 2 के लिए कंपैरेटिव डिग्री, और 2 से ज़्यादा के लिए सुपरलेटिव डिग्री। तो बेस्ट जो है आपका सुपरलेटिव डिग्री है, और याद रखिएगा सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हरी इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल लिखाएगा, यहाँ पर द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आई सा डॉट 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 एलिफेंट यस्टरडे, क्या भराएगा यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो एलिफेंट क्या लिखते हैं हम लोग, देखिए एलिफेंट यही लिखते हैं ना, ए हो रहा है ना, तो ए किस में जाएगा बताइए, ये साउंड्स जो है, ए जो है किसका है, तो ये स्वर का है, ये किसका है, स्वर का है, ठीक है। अ आ हर्षाई दीर्घ हम लोग जो करते हैं उसको देखना है, तो ए आय होता है, तो ए जो होता है ये स्वर का है, इसलिए आपको यहाँ पर एन लगाना है, क्या लगाना है, एन लगाना है, ठीक है। तो एन लग जाएगा। अगला है यहाँ पे, डॉट 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 अर्थ मूव्स अराउंड डॉट 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 सन, क्या लगेगा, ए एन द या नन ऑफ दिस। देखिए वैसी चीज़ें, वैसे पदार्थ, वैसी चीज़ें जो ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में ओनली वन होता है, ठीक है। इन ब्रह्मांड, इन यूनिवर्स ओनली वन सब्सटेंसेज बिफोर यूज आर्टिकल ऑफ द, तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल जो है वो द का प्रयोग करते हैं। तो अर्थ जो है इस पूरे यूनिवर्स में एक ही होता है, इसलिए इसके पहले हम लोग द लगाएंगे, और सन भी पूरे यूनिवर्स में एक ही होता है, इसलिए इसके पहले भी हम लोग द लगाएंगे, यानी दोनों में द लगने वाला है, दोनों में द लगेगा, यानी राइट आंसर इसका सी होगा।
अगला है माई सन स्टडीज यूनिवर्सिटी, माई सन स्टडीज यूनिवर्सिटी, क्या लगेगा, ए एंड द या नन ऑफ दीज, ठीक है। देखिए यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी याद रखिएगा, तो ये तो यू है, अगर आप लेटर के अनुसार देखिएगा तो आप क्या लगा दीजिएगा, एन लगा दीजिएगा पक्का, लेकिन लेटर नहीं, यहाँ पर साउंड्स देना है। साउंड्स क्या हो रहा है याद रखिएगा, यू, देखिए यूनिवर्सिटी, यहाँ पर यू आ रहा है, यह किस में जाता है बताइएगा हमको, यह किस में जाता है, ये क से लेके ज्ञ तक में यह आता है या नहीं आता है, तो क से लेके ज्ञ तक में जो लेटर आएगा उसके पहले आपको ए लगाना है, और अ वाला जो आएगा अ से लेके अ तक उसके पहले एन लगाना है। तो यूनिवर्सिटी यह है, यह का मात्रा है यू, इसलिए इसके पहले ए लगाएंगे, ठीक है, क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, आपका राइट आंसर जो है इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, राइट द नेम ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का नाम बताना है, वो द डॉग इज डेड, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या एक्सक्लामेशन सेंटेंस है, क्या है आपको बताना है, ठीक है। देखिए वैसा सेंटेंस जिसमें दुख हो, शोक हो, आश्चर्य किसी चीज़ का व्यक्त हो रहा है, तो वैसे सेंटेंस को हम लोग देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस या विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं हम लोग हिंदी में उसको, तो एक्सक्लामेशन सेंटेंस के अंतर्गत आता है। और जो सेंटेंस है और उसमें इस तरह का चिन्ह लगा हुआ है तो ये एक्सक्लामेशन सेंटेंस का ये साइन होता है। तो ऐसा जहाँ भी साइन आ जाए तो उसको एक्सक्लामेशन सेंटेंस में आपको डालना है। तो इस जो यहाँ पर आपको सेंटेंस आया है उसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह का चिन्ह है, इसलिए यह एक्सक्लामेशन सेंटेंस में जाएगा और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, व्हिच टाइप्स ऑफ नाउन ओल्ड एंड यंग, ओल्ड और यंग जो है वो किस प्रकार के नाउन है आपको बताना है। प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है या कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। तो देखिए प्रॉपर नाउन में प्रॉपर व्यक्ति का होता है, कॉमन नाउन में पूरे कास्ट को पूरे कॉमन होता है, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन है जिसमें ओनली वन वी फील ना, सिर्फ हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, किसी को दिखा नहीं सकते हैं, ठीक है, तो वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाता है। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पर कोई भी गुण, कोई भी अवस्था को हम दिखा नहीं सकते हैं, ओनली फॉर फीलिंग कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसलिए यह जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपका चला जाएगा, ठीक है। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, इसमें समूह होता है, ग्रुप होता है, तो कलेक्टिव नाउन भी नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें से कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है आपको चुनना है। एग्जामिनेशन क्या इसी तरह से निकालता है, पहला देखिएगा एग्जामिनेशन क्या इसी तरह से होता है, एग्जामिनेटिंग लिखा हुआ है, एग्जामिनेटेन लिखा हुआ है, और एक में लिखा हुआ है एग्जामिनेशन, इसमें सही कौन है, करेक्ट कौन है। तो पहला तो करेक्ट नहीं है, दूसरा भी करेक्ट नहीं है, तीसरा भी करेक्ट नहीं है। अब आपके पास बच गया एक 4 नंबर डी ऑप्शन यानी एग्जामिनेशन, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए होता क्या है कि बहुत लोगों के टारगेट में होता है कि हमको इंग्लिश से एग्जाम देना ही नहीं है, ठीक है, इंग्लिश हमको पकड़ना ही नहीं है, इसलिए आप लोग क्या लगता है इंग्लिश बहुत भारी हो जाता है और आपके आसान प्रश्न भी रहते हैं तो आप उसको देखते नहीं है, जिसके चलते आपको 2 से 4 नंबर कम हो जाते हैं और आप एग्जाम में फेल कर जाते हैं। हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आप कोई भी परीक्षा हो आप प्रश्न को जरूर देखिए, जब प्रश्न को आप देखेंगे ना तो आपको जरूर उसमें से 2-4 प्रश्न बनेंगे जो आपके स्तर के ही होते हैं, उससे दूर नहीं भागना है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेज, टेंसेज कितने प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3 या 4, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 3 होगा, जिसमें आप सभी लोग जानते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस होते हैं, तो 3 टाइप्स का होता है। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ बेबी, बेबी का प्लूरल फॉर्म इसमें से कौन है, बेबाइज होगा, बेबेज होगा या बेबीज होगा या कोई नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए बेबी, तो जितना भी सिंगुलर से प्लूरल बनाना हो अगर उसके लास्ट में आई हो तो हम लोग क्या करते हैं, वाई को हटा करके उसके जगह पर IES लगाते हैं, क्या लगाते हैं, IES, जिससे बेबी है। तो इसका प्लूरल जब हमें बनाना होगा तो वाई को हटाएंगे तो बेबी, ये वाई है ना, तो हम क्या करेंगे बी और वाई को हटा के IES लगाएंगे यानी बेबीज होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर लेडी होता है, क्या होता है लेडी, तो इस वाई को हटाएंगे और IES लगाएंगे, लेडीज हो जाएगा, ठीक है। तो बेबीज इसका राइट आंसर होगा। तो
देखिए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी का तो नोट्स इस तरह से हम किताब के महत्वपूर्ण और चुनिंदा प्रश्न को छांटे हैं जो कि आपको बयां करना मुश्किल है। तो आप अंतिम समय में भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल के कैंडिडेट हैं और अच्छे मार्क्स लाना चाह रहे हैं तो यहाँ से नोट्स अभी के अभी 30 रुपये प्रत्येक सब्जेक्ट करके अवश्य परचेज करके पढ़ लीजिएगा। और यही दिन में जो आप अंतिम दिन में पढ़ेंगे वही आपके लिए रामबाण काम करेगा। तो आप यहाँ से अभी के अभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल का नोट्स प्रत्येक सब्जेक्ट का 30 रुपये जरूर ले लेंगे। ऋग्वेद की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी जो है वो आपकी है यहाँ पर सिंधु। ठीक है, अगला है ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख एक बार हुआ है? गंगा, जमुना, सिंधु या रावी। ठीक है, तो ऋग्वेद की किस नदी का उल्लेख एक बार हुआ है? गंगा, जमुना, सिंधु या रावी। तो ऋग्वेद में जो है गंगा नदी का एक बार उल्लेख हुआ है। ठीक है, ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में किस नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है? गंगा, यमुना, सरस्वती या सतलज। तो ऋग्वेद में जो है किस नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है? तो ऋग्वेद में यहाँ पर जो है आपका यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया है। ये भी प्रश्न आपका MVVI प्रश्न है, बहुत बार आया हुआ है ये। और किस नदी का एक बार उल्लेख है, तीनों को देख लीजिएगा। और सारे क्वेश्चन आपका कहाँ? तो टेक्स्ट बुक का। इसलिए टेक्स्ट बुक का पाठ्यक्रम पर यहाँ जितने नोट्स मिल रहे हैं आप लोग एक बार अवश्य देख लीजिएगा। ऑनलाइन आपको नोट्स सिर्फ 30 रुपये में मिल जा रहा है, तो आप खरीद के यहाँ से पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर पछतावा हो जाएगी। ऋग्वेद काल के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? जौ, गेहूं, धान, दाल, धान या कोई नहीं। तो ऋग्वेद काल के लोगों का मुख्य भोजन जो है वो जौ और गेहूं है। अगला है ऋग्वेदिक काल के लोगों का मुख्य आजीविका क्या था? कृषि, पशुपालन, चारागाह या पर्यटक। ऋग्वेदिक काल के लोगों का मुख्य आजीविका क्या था? कृषि, पशुपालन, चारागाह या पर्यटक। ठीक है, तो ऋग्वेदिक काल के लोगों का मुख्य भोजन तो वो आपका पशुपालन था। ऋग्वेदिक काल में किस पशु का अधिक महत्व दिया जाता था? ऋग्वेदिक काल में किस पशु का अधिक महत्व दिया जाता था? गाय, बैल, भेड़ या बकरी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर गाय ना। ऋग्वेदिक काल में गाय का सबसे अधिक महत्व दिया जाता था। ऋग्वेदिक काल के शासन व्यवस्था का सबसे छोटा स्तर कौन था? ग्राम, 20, जन या कुल। तो देखिए इसका होता है कुल 20 ग्राम ना, कुल जन 20 ग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल। ऋग्वेदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? ऋग्वेदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र, अग्नि, यम या सोम। तो ऋग्वेदिक काल का सबसे अधिक महत्वपूर्ण देवता जो थे वो आपको इंद्र को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना गया है। इमाम गांव वर्तमान में किस राज्य में है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल या आंध्र प्रदेश। तो इमाम गांव जो है ये बहुत ही बड़ा था और ये किस राज्य में था? तो ये आपका वर्तमान में जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये भी प्रश्न MVVI है आपका। महापाषाण का अर्थ क्या होता है? पत्थर, छोटा पत्थर, बड़ा पत्थर या कोई नहीं। ठीक है, तो महापाषाण का जो अर्थ होता है वो होता है सबसे बड़ा पत्थर। ठीक है, सबसे। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? कालाशोक, सिकंदर, महापद्म नंद या धनानंद। ठीक है, तो नंद वंश का अंतिम जो शासक था वो देखिए आपको था धनानंद। ठीक है, कौन है? नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। मौर्य वंश का स्थापना किसने किया? बिंबिसार, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त मौर्य। यानी मौर्य वंश का स्थापना किसने किया? तो मौर्य वंश का जो संस्थापक थे जिसने स्थापना किया उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश का स्थापना किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार आया हुआ है। किसकी सहायता से? तो वो थे चाणक्य, वो थे कौटिल्य, जिसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश का स्थापना किए थे। अगला है सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए? 1951 ईस्वी, 1952 ईस्वी, 1953 ईस्वी या 1954 ईस्वी। तो सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए? ये भी 1001 बार प्रश्न पूछा गया है और आपके लिए भी MVVI है। तो 1952 ईस्वी इसका राइट आंसर होगा। 1952 ईस्वी में प्रथम आम चुनाव हुआ था। समस्त भारत 16 बड़े महाजनपदों में विभाजित था। यह जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से, A और B दोनों या D कोई नहीं। ये कमेंट आपके लिए है, आप हमें जरूर बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कोई नहीं। इसमें से कौन से महाजनपद में राजतंत्रीय महाजनपद थे? यानी जो 16 महाजनपद थे उसमें कुछ राजतंत्रीय महाजनपद थे जहाँ पर राजा का अधिकार था। वो कौन थे? मगध, कौशल, वत्स या सभी। तो इसका राइट आंसर इसमें से होगा
सभी, यानी इनमें से सभी जो थे ये राजतंत्रीय महाजन कौन कौन युद्ध किया? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध या सभी? तो आपको बता दें, देखिए युद्ध सेक्शन ऐसा है जहां से एक न एक प्रश्न आपको हमेशा छपेगा और युद्ध सेक्शन के लिए आपको हमने सारा ट्रिक बना दिया है। आप युद्ध को देखना चाहते हो, सारा युद्ध को हमने ट्रिक से बताया है। तो आप हिस्ट्री सेक्शन के अंतर्गत हमसे जुड़ जाइएगा, जिसमें हिस्ट्री का पूरा जो है यहाँ पर ट्रिकी वाइज आपको सारा नोट्स दे दिया जाएगा। तो इसका हम अभी प्रश्न के बाद इसका देखिए हम यहाँ पर आपको ट्रिक भी देने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक जब जुड़े हुए रहिएगा तो आपको ट्रिक भी मिल जाएगा सारा युद्ध का, इसमें जो मुगल साम्राज्य का युद्ध किया गया था, ठीक है, सभी का। तो वो आप देखने के लिए जुड़े हुए रहिएगा, बने हुए रहिएगा। तो बाबर ने कौन कौन युद्ध किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी ना। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526, 1527, 1528 या कोई नहीं? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है आपका 1526 ईस्वी में हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1526, 1527, 1528 या 1529? तो 1527 ईस्वी में हो जाएगा। चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 1526, 1527, 1528 या 1529? तो चंदेरी का युद्ध हुआ देखिए आपका 1528 ईस्वी में। कब हुआ था? 1528 ईस्वी में। घाघरा का युद्ध कब हुआ? 1526, 1527, 1528 या 1529? तो घाघरा का जो युद्ध हुआ वो 1529 ईस्वी में हुआ। देखिए यहाँ पर हमने एक फार्मूला आपको ट्रिक बना दिया है कि बाबर द्वारा कौन कौन युद्ध किया गया है, महत्वपूर्ण युद्ध को कैसे आप याद रखिएगा। तो देखिए एक बार एक पान के दुकान पर खड़े थे, ठीक है, उसका नाम था, जो पान खा रहा था वो बाबर। क्या नाम था? बाबर। तो बाबर को एक दोस्त ने कहा, अरे बाबर पान खो और चल घर। ठीक है, क्या कहा? पान खो और चल घर। तो यह पर जो है पूरा बाबर के युद्ध का जीवनी आपको याद हो जाएगा। कहाँ पर? बाबर पान खो और चल घर। तो देखिए यही चीज लिखा हुआ है, बाबर ना क्या लिखा हुआ है? पान खा चल घर। पान से हो गया देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध, खा से देखिए हो गया खानवा का युद्ध, और चल में च से चंदेरी का युद्ध, और घर में घ से घाघरा के युद्ध हो गया। समझ गए? यह 4 गो युद्ध देखिए बाबर किया था। पान खा चल घर से याद रख लीजिएगा, यह 4 गो युद्ध बाबर किया था, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। समझ गए? अब देखिए ये कब कब हुआ इहो याद कर लीजिए ना, इहो आता है। तो देखिए 1526 से स्टार्ट कीजिएगा ना। तो 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध, फिर 27 ईस्वी में खानवा का युद्ध, फिर 28 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध, और फिर 29 में घाघरा का युद्ध। देख लिए? तो ऐसे ही वाला सारा एकदम ट्रिक याद कर लीजिएगा। 26 पान खो और चल घर, अरे बाबर पान खा के चल घर, यह कह रहे हैं, ठीक है। तो इससे याद हो गया। अब देखिए एक चीज और याद रखिएगा कि बाबर सब युद्ध में जीता है। ये जितना युद्ध हुआ बाबर पानीपत का युद्ध हुआ उसमें भी बाबर का जीत, खानवा के युद्ध में बाबर जीता, चंदेरी के युद्ध, घाघरा के सब युद्ध में बाबर विजयी रहा। तो कभी पूछता है कि पानीपत के युद्ध में विजयी कौन रहा, खानवा के युद्ध में विजयी कौन रहा, चंदेरी के युद्ध में विजयी कौन रहा, घाघरा के युद्ध में विजयी कौन रहा? तो और सब में मारिए ना बाबर, सब में मार दीजिएगा, ठीक है। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखा है, बाबरनामा, अकबरनामा, जहांपना या रेहला में, किस में लिखा है? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा जो है वो लिखा है बाबरनामा में, ठीक है। तुझके ये बाबरी या बाबरनामा उसी को जाना जाता है। बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया? ईरानी भाषा, तुर्की भाषा, फ्रांसी भाषा, इराकी भाषा? तो बाबर देखिए तुर्क का था और तुर्की भाषा में लिखा गया है, तुर्क का रंग तुर्की भाषा में लिखा गया है, ठीक है। बाबर किस शैली का जन्मदाता था? तो बाबर ने एक शैली का जन्म दिया जिसको क्या कहते हैं? मुबैयान नामक पद शैली, मूवी पद शैली, लाइव पद शैली या कोई नहीं। तो बाबर ने जिस पद शैली का जन्मदाता माना जाता है उसको हम लोग कहते हैं मुबैयन पद शैली। क्या कहते हैं उसको? मुबैयन पद शैली का कहा जाता है, ठीक है। अगला है, बाबर की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की गद्दी पर कौन बैठा? बाबर की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की गद्दी पर कौन बैठा? अकबर, हुमायूं, जहांगीर या शाहजहां, ठीक है। तो बाबर की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की जो गद्दी पर बैठा वो यहाँ पर आपका कौन था? तो इसके लिए भी एक ट्रिक आपको बता देते हैं, ठीक है। मुगल साम्राज्य के जो बादशाह हुए उसका कौन कौन कैसे कैसे आया याद रखिए। भाजपा जाने हैं, भाजपा के जानते हैं आप लोग, जानते होंगे ना। तो भाजपा के शो में चलना है, याद रखिएगा। केकर शो में चलना है आज? भाजपा के शो में। तो भाज शो याद रखिएगा, ठीक। तो पहले आया देखिए बाबर, फिर आ गया देखिए हुमायूं, फिर आ गया देखिए अकबर, फिर आ गया देखिए जहांगीर, और फिर आ गया शाहजहां, और लास्ट हो गया औरंगजेब। समझ गया? एकदम दिमाग में रख लीजिएगा। तो बाबर के बाद जब मृत्यु होगा तो कौन बैठेगा? हुमायूं बैठेगा। हुमायूं की मृत्यु होगा तो कौन होगा? अकबर बैठेगा। अकबर के बाद कौन बैठेगा? जहांगीर बैठेगा। जहांगीर के बाद कौन बैठा? शाहजहां। और शाहजहां के बाद औरंगजेब। एकदम ऐसे याद रखिएगा, भाजपा के शो में चल रहा हो। तो बाबर की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की गद्दी पर कौन बैठा? तो ये क्या हो जाएगा बताइए? हुमायूं हो जाएगा, हो जाएगा ना। मुगल साम्राज्य का ऐसा एकमात्र शासक कौन था जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य का बंटवारा किया? देखिए मुगल साम्राज्य में कोई ऐसा बादशाह नहीं हुआ था जो अपने भाइयों के बीच में संपत्ति को बांटा था। सिर्फ यहाँ पर हुमायूं एक ऐसा बादशाह था जो बहुत ही दयालु था, और दयालु होने के कारण जो है अपने भाइयों के बीच साम्राज्य का बंटवारा कर दिया था, और उसकी हार का भी यही कारण बना था। समझ गए? तो वो कौन था? हुमायूं था, ठीक है।
चलिए, हुमायूं का असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या था? तो अभी ये बता दिए, भाई के बीच साम्राज्य का बंटवारा करना हुमायूं की असफलता का देखिए सबसे बड़ा कारण था ना। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ? ठीक है, देखिए तो हुमायूं का ज़्यादा युद्ध जो हुआ है वो शेरशाह के बीच हुआ है। किसके बीच हुआ है? शेरशाह के बीच ही हुआ है, और शेरशाह के डर से ये जो भाग गया था, समझ गए। तो शेरशाह और बाबर के बीच, शेरशाह और हुमायूं के बीच, शेरशाह और अकबर के बीच, या कोई नहीं। तो चौसा का युद्ध हुआ किसके बीच बताइए? तो शेरशाह और हुमायूं के बीच होगा ना। हुमायूं अभी चल रहा है तो शेरशाह हुमायूं के साथ लड़ेगा। चौसा का युद्ध हुआ में किसका जीत हुआ? तो देखिए, से हुमायूं दोनों बार हारा, बाबर सब में जीता लेकिन हुमायूं सब में हारा। ठीक है, तो यहाँ हारा तो कौन हारा? तो चौसा का युद्ध, कनौज का युद्ध, ये सब हुमायूं और शेरशाह के बीच में न हुआ, तो कौन हारा बताइए? तो हुमायूं हार गया, हुमायूं हारा, यही ना हारा। और जीत किसका हुआ? तो शेरशाह का हुआ। तो यहाँ पूछा जीत किसका हुआ? तो शेरशाह का। हार किसका हुआ? तो हुमायूं का। चौसा का युद्ध कब हुआ? तो देखिए एक और ट्रिक बता दे रहे हैं, युद्ध वाला सब ट्रिक में हम आपको दे देंगे, बस लास्ट तक बनल रहिएगा। ठीक है, 1536, 1537, 1539 या 1540। तो यहाँ पर चौसा का युद्ध जो हो गया वो आपका 1539 ईस्वी में हो गया। ठीक है, 1539 ईस्वी। बिलग्राम या कनौज का युद्ध कब हुआ? 1539, 1540, 1541, 1542। तो बिलग्राम या कनौज का जो युद्ध हुआ ना वो 1540 ईस्वी में हुआ। ठीक है, हुमायूं युद्ध में हारने के बाद किस ओर भागा? देखिए 2 बार जो है हुमायूं जो है शेरशाह से हार गया तो अब डर गया था, डर के वो भागा। कहाँ भागा? ईरान की ओर, इराक की ओर, कुवैत की ओर, कहीं नहीं ना भाग गया था। कहाँ भागा? ईरान की ओर भागा। ठीक है, अब देखिए हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? घोड़े से गिरने के कारण, दिलपनाह नगर से, या पुस्तकालय की सीढ़ी गिरने के कारण, या कारण तो कोई कारण, किसके कारण? तो देखिए हुमायूं जो था ना वो बहुत जो था नमाज पढ़ता था, तो नमाज का समय हो गया था और वो बैठा था शेरे मंडल पुस्तकालय में, बैठा हुआ था, पुस्तक पढ़ रहा था। एक बैगे जब नमाज के हॉर्न बजा ना तो वो उतरने लगा बका के, और पैर सीढ़ी में फंसा और वहीं से गिर गया। गिरने के बाद उसका मृत्यु हो गया। तो वही चीज कहल जाता है, पुस्तकालय के, शेरे मंडल पुस्तकालय के सीढ़ी से गिरने के कारण हो गया था हुमायूं की मृत्यु। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है 1556 इसमें दिलपना नामक इमारत के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से उसकी मृत्यु हो गई थी। हुमायूं द्वारा की देखो क्या कौन कौन युद्ध किया गया है, देख लीजिए। हुमायूं चौक से लिख दिया था शेरशाह, बताइए, बहुत ही विद्वान था हुमायूं। कैसे? चौक से लिखा शेरशाह ना, तो हुमायूं चौक से लिखा। चौ से देखिए चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी, और क से देखिए कनौज का युद्ध 1540 ईस्वी। ठीक है, और हुमायूं और शेरशाह लिखल है। तो देखिए ये युद्ध हुआ जो हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था, यही चीज है, हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ। और शेरशाह इतना बलिष्ठ था कि शेरशाह हर बार हुमायूं को हराया। ये हर बार हारा, दोनों बार, चौसा के युद्ध में भी हारा और कनौज के युद्ध में भी हारा। तो शेरशाह दोनों में विजयी रहा और हारा तो भागा के ने ईरान की ओर भाग गया। ठीक है, तो लिखा हुआ है हुमायूं को दोनों युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। दोनों युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था और शेरशाह दोनों युद्ध में विजयी हुआ था। हुमायूं के बाद मुगल साम्राज्य का शासक कौन बना था? आपको तो बता ही दिए हैं, ट्रिक बताए हैं ना, भाजपा के रैली में चलना है। जब मुगल साम्राज्य पढ़ना है तो भाजपा के रैली में चलिएगा, तब पता चलेगा मुगल साम्राज्य। तो बाबर, हुमायूं के बाद क्या बैठेगा? तो देखिए अकबर आ रहा है नाम ना, तो अकबर कौन बैठेगा? अकबर बैठेगा। ठीक है, तो अकबर हो गया। अकबर कितने वर्ष की अवस्था में राजगद्दी पर बैठा? 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष या 15 वर्ष? ठीक है, तो अकबर 13 वर्ष की अवस्था में राजगद्दी पर बैठा। अपने पिता हुमायूं के मृत्यु के समय अकबर कहाँ रह रहा था? ठीक है, जब पिता का मृत्यु हुआ था हुमायूं के, तो कहाँ रह रहा था अकबर? ठीक है, पंजाब के कलनौर में, हरियाणा के भटिंडा में, गुजरात के गांधीनगर में, या कोई नहीं। तो देखिए उस समय जो यहाँ पर हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर जो था वो कहाँ रह रहा था? तो पंजाब के कलनौर नामक स्थान में रह रहा था। अकबर का संरक्षक कौन हुआ? आमिर खुसरो, अब्दुल रहीम खान, रहीम या बैरम खां? तो अकबर का सेनापति जो है बैरम खां अकबर का संरक्षक बना था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1526, 56, 1576 या 1578? तो पानीपत का देखिए प्रथम युद्ध हुआ 1526 और दूसरा युद्ध हो गया 1556। ठीक है, 1556। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच हुआ था? अकबर और हेमू, अकबर और महाराणा प्रताप, अकबर और सिराजुद्दौला, या कोई नहीं। ठीक है, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो था वो आपका किसके बीच हुआ? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध आपका जो हो गया यहाँ पर अकबर और कह लीजिए आपका हेमू के बीच हो गया था। ठीक है, अब देखिएगा अकबर का सेनापति बैरम खां हेमू को पराजित किया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध हो गया था आपका 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध में कौन पराजित हुआ? तो देखिए हल्दी घाटी का युद्ध हुआ जो आपका अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप का जीत हुआ। ठीक है, महाराणा प्रताप का जीत हुआ और अकबर का हार हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका 2 गो बी लिखा गया है, तो ये बी है, ये सी है और ये आपका डी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा कि हल्दी घाटी के युद्ध में कौन पराजित हुआ? तो अकबर पराजित हुआ। कौन पराजित हुआ?
अकबर पराजित हुआ, ये सी नंबर इसका चला जाएगा। ठीक है, अकबर पराजित हो गया ना। अब देखिएगा, हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की ओर से कौन लड़ रहा था? राजा मान सिंह, राजा प्रताप, बैरम खां या वकील खान? तो राजा मान सिंह लड़ रहा था। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? जहांगीर के बचपन का नाम बदरुद्दीन, खुर्रम, सलीम। या देखिए, बचपन का नाम याद रखिएगा, सबके बचपन का नाम, एगो ट्रिक हम दे दिए हैं। अब खुश है साली जहां, अरे कब खुश है? तो अब खुश है साली जहां। तो अकबर के बचपन का नाम देखिए बदरुद्दीन, ठीक है, और यहाँ पर खुश है साली जहां। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम, और है जहां, जहांगीर के बचपन का खुश है, अब खुश है साली जहां। जहांगीर के बचपन का नाम साली, साली मतलब सलीम, तो जहांगीर के बचपन का नाम सलीम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सलीम। न्याय की जंजीर के लिए इतिहास में कौन प्रसिद्ध है? अकबर, जहांगीर, बाबर या औरंगजेब? तो न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर को, ठीक है, जहांगीर न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध है। सर टॉमस ऑफ कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आए थे? तो जहांगीर के दरबार में आए थे ना। जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था? तो नूरजहां, शाहजहां, सैरानिसा या सैरा? तो जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां था, नूरजहां। ठीक है। वास्तुकला की दृष्टि से किस शासक का शासनकाल स्वर्ण युग माना जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या बाबर? तो वास्तुकला की दृष्टि से यहाँ पर जो है शाहजहां का शासनकाल स्वर्ण युग माना जाता है। आगरा का ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। दिल्ली का लाल किला का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां, यहाँ पर हो जाएगा। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बार बार वही चीज आया है। मुगल शासक का अंतिम प्राक्रमिक शासक कौन था? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या बाबर? तो मुगल साम्राज्य का अंतिम प्राक्रमिक शासक जो होगा वो आपका है यहाँ पर औरंगजेब। आपको हमने भाज सो भी लिखवा दिया। जिंदा पीर के नाम से किसको जाना जाता है? औरंगजेब को जाना जाता है। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद था। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो देखिए, शेर शाह के बचपन को फरीद के नाम से बुलाया जाता था। इसको याद रख लिया, क्योंकि बचपन का नाम जो है एक आता ही आता है, आप याद रखिए। शेर खां के नाम से किसको जाना जाता है? अकबर को, जहांगीर को, शाहजहां को, औरंगजेब को? तो शेर खां के नाम से किसको जाना जाता है? तो शेर खां के नाम से यहाँ पर जो जाना जाता है वो शेर शाह को जाना जाता है, लेकिन इसमें ऑप्शन कहीं नहीं है। ठीक है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, यानी इसमें कोई नहीं होगा। तो शेर शाह को ही शेर खां के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी ने उससे एक शेर के आक्रमण से रक्षा करने के उपलक्ष्य में शेर खां की उपाधि मिला था। शेर खां की उपाधि शेर शाह को ही मिला है। शेर खां का पहला संघर्ष किसके साथ हुआ था? अकबर, बाबर, हुमायूं या कोई नहीं? तो देखिए, शेर खां का लड़ाई जो है हमेशा हुमायूं से चलता रहता था, इसलिए पहला संघर्ष जो है हुमायूं के साथ ही हुआ था। वो चुनार के किले पर कब्जा को लेकर के उसका हुमायूं के साथ पहला संघर्ष हुआ था। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली, जयपुर, सासाराम या कोई नहीं? तो शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। शेरशाह का राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर या 28 अक्टूबर? तो देखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। कितने अक्टूबर को मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? 101 बार ये प्रश्न आया हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या कोई नहीं? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री जो थे वो आपके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 101 बार आया है। और आपका क्लास 8 का एक्सरसाइज 2 में यह प्रश्न दिया हुआ है। बताइए कि एनसीईआरटी को लोग नहीं देखते हैं और बदनाम करते हैं, कहाँ से प्रश्न आता है? सारा प्रश्न टेक्स्ट बुक से आ रहा है, कहीं से नहीं आ रहा है। बस टेक्स्ट बुक को पढ़ लीजिए। जो नहीं पढ़ पा रहे हैं वो यहाँ हमारे साथ जुड़िए, सारे प्रश्न का निचोड़ हम निकाल के आपको दे रहे हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को या कोई नहीं? तो भारत का बिस्मार्क किससे कहा जाता है? बहुत ही बार, और ये जेटेट में 2 बार आया है। दोनों बार जेटेट में आया कि भारत का बिस्मार्क किससे कहा जाता है। इसका राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। देशी रियासतों का एकीकरण के कारण इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। 560 देशी रियासतों के एकीकरण में किसने भाग लिया? देखिए, देशी रियासतों का एकीकरण में किसने भाग लिया? आ गया वो प्रश्न। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या कोई नहीं? तो यही वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जो देशी रियासतों का एकीकरण किया। इसी एकीकरण के कारण इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, ये प्रश्न बार बार आ गया है, भारत का बिस्मार्क। तो आप भी याद रख लीजिएगा, शायद हो सके कि इस परीक्षा में भी आपको आ जाए। देखिए, यहाँ पर हमने कुछ नोट्स आपको दे दिए हैं, इसी के लिए आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। 2014 ईस्वी से प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 31 अक्टूबर को भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है। उन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 560
देशी रियासतों का एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस मध्याह्न भोजन योजना भारत में किसके सहयोग से संचालित है? मध्याह्न भोजन योजना भारत में किसके सहयोग से संचालित है? यह प्रश्न अब तक 101 बार पूछ दिया गया है, यानी आपके झारखंड में ही जो जेटेट है उसमें भी आए हुए थे और इधर एग्जाम में भी आपका आया हुआ है, बाकी बिहार टेट में भी पूछा गया, ठीक है, और बिहार आकलन में भी पूछा गया है कि मध्याह्न भोजन योजना जो है भारत में किसके सहयोग से संचालित हो रही है? केंद्र सरकार के सहयोग से, राज्य सरकार के सहयोग से, केंद्र और राज्य दोनों के सहयोग से, या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए मध्याह्न भोजन योजना जो है वो 2 प्रकार से संचालित हो रही है, वो केंद्र और राज्य दोनों की योजना है, ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों की प्रायोजित योजना है मध्याह्न भोजन योजना। न केवल केंद्र का है, न केवल राज्य का है, बल्कि दोनों के मध्यस्थता से यह संचालित हो रही है। मध्याह्न भोजन योजना भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? ठीक है, देखिए यही प्रश्न जो है आपको आप देखिएगा तो जेटेट 2016 में आया था। अब आप यहाँ पर बताइए, ये प्रश्न जेटेट 2016 में आया और बहुत लोगों ने गलती किया था इस प्रश्न को, और ये कहाँ से मिल रहा है? तो आपको देखिए क्लास 7 एक्सरसाइज 1, ठीक है, इसी से मिल रहा है ना। आपको हमने यहाँ पर तो लिख दिया है कि किस एक्सरसाइज से है, आप जाकर के किताब भी मिला लीजिएगा। तो मध्याह्न भोजन योजना जो भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड या केरल, ठीक है। तो देखिए मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील योजना जो है सर्वप्रथम भारत के तमिलनाडु राज्य में लागू किया गया था। किसमें किया गया था? तमिलनाडु राज्य में लागू किया गया था। तो इस तरह से आप देखिएगा तो जेटेट में भी आपको यहीं से पूछा जाता है और आपको सारे नोट्स यहीं से पढ़ना है, ठीक है, यहीं से पढ़ करके आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। आगे देखिएगा यहाँ पर मध्याह्न भोजन योजना किस उद्देश्य से लागू किया गया था? आखिर जो मिड डे मील है, जो मध्याह्न भोजन योजना जो हम लोग के स्कूलों में चलाई जा रही है, आखिर उसका उद्देश्य क्या था? क्यों मध्याह्न भोजन योजना लागू किया गया था? तो है बच्चों का नामांकन बढ़ाने के लिए, ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों का नामांकन बढ़ाने के लिए, बी में है बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए, सी में है बच्चों का पोषण स्तर में सुधार करने के लिए, और डी में है सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका सभी हो जाएगा, क्योंकि मध्याह्न भोजन योजना लागू करने का सिर्फ एक मकसद नहीं था, विभिन्न उद्देश्यों से मध्याह्न भोजन योजना को लागू किया गया है। तो सबसे पहला तो मध्याह्न भोजन का सबसे पहला और मुख्य उद्देश्य था बच्चों का नामांकन बढ़ाने के लिए, क्योंकि बच्चे जो नहीं ठहरते थे, तो जब मध्याह्न भोजन योजना लागू हुई तो बच्चों को नामांकन बढ़ने लगा। सरकारी विद्यालय में बच्चों का नामांकन क्या हुआ? बढ़ा, ठीक है। दूसरा क्या है? बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? अब मध्याह्न भोजन योजना जब आ गई तो बच्चों की उपस्थिति भी बढ़ने लगी। और तीसरा बच्चों का पोषण स्तर, यानी अब देखिएगा तो अभी जो आपका मिड डे मील में बहुत ज़्यादा सुधार किया जा रहा है। आपको हर दिन यहाँ पर अंडा देने की बात कही जा रही है, फल देने की बात कही। इससे क्या हो रहा है? तो इससे बच्चों को, जो यहाँ पर जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जिनको शरीर में पोषण स्तर नहीं मिल पाता है, पोषक तत्व नहीं मिल पाता, उसके लिए उनका जो है स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहे, तो बच्चों का पोषण स्तर में बढ़ावा देने के लिए भी ये चलाया जा रहा है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा ना। चलिए अगला है, मध्याह्न भोजन योजना पूरे देश में कब से लागू किया गया है? पूरे देश में, जैसे सर्वप्रथम तो किया गया, लेकिन जब यह सफल हुआ और यह सभी जो है आपका जो उद्देश्य पूरा होने लगा, तो इसको फिर पूरे देश में ना, भारत के पूरे जितने राज्य हैं सभी में लागू किया गया। वो कब से किया गया बताना है आपको? 2000 ईस्वी में, 2001 ईस्वी में, 2002 ईस्वी में, 2003 ईस्वी में, ठीक है। तो देखिए ये जो मिड डे मील योजना जो है, मध्याह्न भोजन योजना जो है पूरे देश में लागू कर दिया गया। ये कब से कर दिया गया? तो वह ईस्वी सन जो है आपका 2001 ईस्वी में पूरे सन में। और ये भी आपको देखिएगा तो जेटेट में 2013 में पूछ दिया गया था, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये क्लास 7 का जो है बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको बार बार टचिंग हो रहा है। तो आप सभी कोई यहाँ का नोट्स लेना नहीं भूलिएगा, और पीडीएफ नोट्स जितना है सब आपको यहाँ पर बनाया हुआ मिल रहा है, वो भी वो चीप रेट पर, जो आपको प्रथम बार वीडियो में बता दिया गया। आप वहाँ से जा करके फ़ोन नंबर ले करके आप जरूर तुरंत भर में फ़ोन करके नोट्स सारा ले लेंगे, और सभी कोई तैयारी कर लीजिएगा नागरिक शास्त्र, ठीक है। और ये पर्यावरण के अंतर्गत भी आता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का प्रावधान है? ठीक है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 18। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद में समानता जो है अनुच्छेद 15 में प्रावधान है, यानी अनुच्छेद 15 में आपको बताया गया है कि यहाँ पर समानता के आधार पर, यानी किसी को जो है भेदभाव नहीं करना है, जाति, धर्म, वर्ण, लिंग भेद के आधार पर यहाँ पर समानता दिया गया है ना। अमेरिकी गांधी किसको कहा जाता है? आपको बताना, अमेरिकी गांधी किसको कहा जाता है? ये भी प्रश्न आपका आया हुआ है। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, डॉक्टर चर्चिल, डॉक्टर किंगकोर किंग,
डॉक्टर परवीन लूथर किंग। किसको कहा जाता है? अमेरिका गांधी आपको बताना, ठीक है। तो अमेरिका गांधी के नाम से किसको जाना जाता है आपको बताना है। डॉक्टर मार्टिन लूथर, डॉक्टर चर्चिल, डॉक्टर किंग या डॉक्टर परवीन लूथर। देखिए यहाँ पर अमेरिका के जो गांधी हैं उनको डॉक्टर मार्टिन लूथर, ठीक है, डॉक्टर मार्टिन लूथर को कहा जाता है अमेरिका का गांधी, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसके लिए नोट्स दिया गया है कि 1964 ईस्वी में विश्व शांति के लिए सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। 1964 ईस्वी में विश्व शांति के लिए सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग को, या किसी को नहीं। तो देखिए 1964 में विश्व शांति के लिए भी सबसे कम उम्र के लिए जो नोबेल पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था वो थे अमेरिकन गांधी, और उनका नाम है आपको डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, ठीक है। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग को ही सम्मानित किया गया था। नागरिक अधिकार अधिनियम कब बना? 1964 ईस्वी, 1932 ईस्वी, 1950 ईस्वी या 1945 ईस्वी? नागरिक अधिकार अधिनियम कानून कब बनाया गया, ठीक है। तो नागरिक अधिकार अधिनियम कानून जो है वो आपका 1964 ईस्वी में बना। किस में बना? आपको 1964 ईस्वी में। जो नागरिक, कितने वर्ष के नागरिक को वोट देने का अधिकार प्राप्त है? अब हम आपको बता दें, यह प्रश्न आप जो देख रहे हैं ये तो आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है, लेकिन यहाँ पर अब झारखंड में इसलिए उसको लिखा जाता है जेसीईआरटी, लेकिन एनसीईआरटी ही इसको माना जाता है। अब देखिएगा तो कितने वर्ष के नागरिक हो, तो ये यूपी टेट में अब तक 10 बार आया है दोस्तों, और बिहार टेट में 5 बार आया है, और यहाँ पर आपको बता दें तो झारखंड टेट में भी 1 बार आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए किसमें था, कहाँ से है? आपके टेक्स्ट बुक से ही है। तो अबर भी प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं? जैक ले रहा है तो टेक्स्ट बुक से आ रहा है। तो टेक्स्ट बुक के प्रश्नों को देखना नहीं भूलिएगा आप लोग। जो भूल रहे हैं उनको यहाँ पर नुकसान हो सकता है, इसलिए नुकसान न सहे, जुड़ करके जरूर तैयारी कर ले। भारत में कितने वर्ष के नागरिक को वोट देने का अधिकार प्राप्त है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। कितना हो जाएगा? 18 वर्ष के नागरिक को वोट देने का अधिकार प्राप्त है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है। देखिए आपको बता दे रहे हैं, सबसे पहले आपको बता देते हैं प्रारंभ में जो था कि मतदाता की आयु 21 वर्ष थी, यानी 21 वर्ष के लोग ही वोट में भाग ले सकते थे या चुनाव दे सकते थे, ठीक है, चुनाव कर सकते थे, लेकिन उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। वो किस संविधान संशोधन में किया गया है? तो देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर 17वें संविधान संशोधन, जो ऑप्शन दिया हुआ है 17वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन, 28वें संविधान संशोधन या 19वें संविधान संशोधन, ठीक है। तो इसमें जो किया गया है वो है आपका, देखिए 61वां संविधान संशोधन में यहाँ पर मतदाता की आयु जो है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है, 61वें संविधान संशोधन। और यह प्रश्न आपको कह रहे हैं कि ये गुजरात आकलन में तो 10 बार पूछा गया है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कब घटाया गया, 10 बार पूछा गया है। और यूपी में जो यहाँ पर सहायक शिक्षकों को भर्ती होती है उसमें यहाँ पर 20 बार पूछा गया है। देख लीजिए कितना बार पूछा गया, इसीलिए इसको हम नहीं लिखते हैं, बहुत ज्यादा बार ये प्रश्न छप रहे हैं। तो आप सभी टेक्स्ट बुक पर प्रश्न को देखिएगा, यहीं से छप रहा है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन जो है कब किया गया था? अब बताना है यहाँ पर 61वां संविधान संशोधन जो हम बात कर रहे हैं वो कब हुआ था? 61वां संविधान संशोधन 1988 में, 1987 में, 1985 में, 1986 में, कब हुआ था? 61वां संविधान संशोधन शुरू किया गया था, ठीक है। तो आपका देखिए 61वां संविधान संशोधन जो है वो यहाँ पर शुरू किया गया था आपका 1988 में। कब किया गया था? 1988 में किया गया था। और इसी 1988 से जो 21 वर्ष के मतदाता थे वो अब 18 वर्ष में ही चुनाव में भाग ले सकते हैं। इस समय संशोधन कर दिया था, ठीक है। तो 61वां संविधान संशोधन 1988 ईस्वी में हुआ था। अगला है ईवीएम का पूर्ण रूप है। ईवीएम का पूर्ण रूप है आपको बताना है, ठीक है। देखिए ये अभी झारखंड में जो एग्जाम हो रहा है ना उसमें सभी में मिला करके आप देखिएगा तो 3 बार आ गया है। और आप अगर यहाँ पर बात करेंगे यूपी की तो यूपी में 5 बार आया है। और यहाँ पर बिहार की बात करेंगे तो बिहार में जो सहायक अध्यापकों का मेरिट बनता है उसमें 2 बार आ गया है, ठीक है। तो ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रिकल वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक वोटिंग
मैकेनिकल, कौन सा चीज इसका सही है? ईवीएम का पूर्ण रूप। तो देखिए आप सभी इसको पर्यावरण अध्ययन में भी पूछा जा रहा है और इसको आपको राजनीति शास्त्र में भी पूछा जा रहा है, समझ गए? तो ईवीएम का पूर्ण रूप क्या होगा? तो ईवीएम का पूर्ण रूप यहाँ पर है, आप सभी को बताना है कि क्या होगा। यदि आप जानते हैं तो इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है ईवीएम का पूर्ण नाम। ठीक है, भारत में विधानसभा या लोकसभा चुनाव कराने की जिम्मेवारी किनकी होती है? देखिए विधानसभा या लोकसभा जो चुनाव करवाते हैं, ये चुनाव कराने की जिम्मेवारी समय पर किसको होता है? किसको पता होता है कि अब चुनाव होना चाहिए, आचार संहिता लागू किया जाना चाहिए? ये किनके जिम्मे होते हैं आपको बताना है। ठीक है, ये बिहार में अभी तक ये जो प्रश्न है ये 5 बार पूछा गया है शिक्षक भर्ती के लिए, और यूपी में 5 बार पूछा गया है आपका, और इसी तरह से अगर यहाँ गुजरात की बात कीजिएगा तो गुजरात में भी आपका 3 बार ये प्रश्न आ गया है। ठीक है, और झारखंड में बात कीजिएगा तो झारखंड में अब तक 3 बार प्रश्न आ गया है शिक्षक भर्ती में राजनीति शास्त्र के अंतर्गत। ठीक है ना, तो भारत में विधानसभा या लोकसभा चुनाव कराने की जिम्मेवारी किनकी होती है? भारत निर्वाचन आयोग की, राज्य निर्वाचन आयोग की, आम चुनाव अधिकारी का, या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए भारत में जो विधानसभा या लोकसभा ये जो देश स्तरीय जो चुनाव हमारे हो जाते हैं, ठीक है, ये चुनाव जो विधानसभा और लोकसभा का हो जाता है, तो इसमें जो होता है मुख्य जिम्मेवारी जो होती है वो आपका भारत निर्वाचन आयोग का होता है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसके बारे में घोषणा करती है कि उस राज्य में कब विधानसभा का चुनाव होगा और उस राज्य में कब विधानसभा का चुनाव नहीं होगा। ठीक है, तो भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिम्मेवारी होता है विधानसभा और लोकसभा चुनाव करवाने का। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, स्थानीय स्तर का चुनाव कराने की जिम्मेवारी किनकी होती है? देखिए स्थानीय स्तर पर चुनाव कराने की जिम्मेवारी किसकी होती है? भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, उपायुक्त, या कोई नहीं। अब यहाँ पर कहने का मतलब है कि स्थानीय स्तर का चुनाव का मतलब क्या हो गया? तो देखिए स्थानीय स्तर का चुनाव का मतलब कि जो राज्य स्तर का चुनाव है, ठीक है, जो राज्य स्तर का चुनाव है, जैसे हमारे यहाँ पर झारखंड में देखेंगे तो होता है किसका? मुखिया का चुनाव होता है ना, और वार्ड परिषद, वार्ड सदस्य, मेयर चुनाव होता है। तो ये स्थानीय स्तर का चुनाव होता है। ठीक है, तो ये स्थानीय स्तर का चुनाव कराने का जिम्मेवारी किसको होता है? तो देखिए ये स्थानीय स्तर के जो चुनाव कराने के लिए मुख्य दावेदार होते हैं वो होते हैं, देखिए राज्य का है, इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, कौन इसका करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग का जिम्मेवारी होता है स्थानीय स्तर का चुनाव ना। पंचायत चुनाव हो गया आपका, यहाँ पर वार्ड परिषद, नगरपालिका, ये सब जो भी चुनाव होता है वो आपका जो है यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग का जिम्मेवारी होता है। राज्य निर्वाचन आयोग इसके लिए घोषणा करती है कि यहाँ पर कब पंचायत चुनाव होंगे और नहीं होंगे, किस तिथि से होंगे। ठीक है, तो राज्य स्तर पर निकाय का जो होता है स्थानीय स्तर पर चुनाव, वो आपका यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग का जिम्मेवारी में होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग भारत के किस राज्य में हुआ? सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग भारत के किस राज्य में हुआ ना? सर्वप्रथम भारत ईवीएम का प्रयोग भारत के किस राज्य में हुआ? देखिए ये बहुत ही लेटेस्ट और ये क्वेश्चन चल रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, जीके स्टैटिक्स के अंतर्गत भी ये बहुत बार आ रहा है। और आपका यहाँ पर यूपी में तो आ ही गया है, यूपी में अब तक 3 बार दिखेगा शिक्षक भर्ती में आ चुका है। जो यहाँ पर संविदा शिक्षक भर्ती वहाँ पर चल रहा है वहाँ भी चलती है बहालियाँ इसी तरह की, तो वो 3 बार आ चुका है। उसी तरह से आप गुजरात आकलन में देखिएगा तो ये भी 3 बार पूछा गया है, और यहाँ पर आपका जो बिहार है इसमें 2 बार आपका शिक्षक भर्ती में पूछ दिया गया है। ठीक है, तो सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग भारत के किस राज्य में हुआ था? केरल में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, या किस में हुआ था? तो देखिए सर्वप्रथम ईवीएम का जो प्रयोग किया गया था ना, वो जो आपका क्लियर होगा, उस सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग आपका केरल में किया गया था। कहाँ किया गया था? केरल राज्य में सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग किया गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर नोट्स बना दिए हैं आपके लिए, जो नोट्स परचेज करते हैं। सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग केरल के नॉर्थ पारावूर विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव में सीमित मतदान केंद्रों पर 1998 में किया गया था। ठीक है, तो अब यहाँ से आप नोट्स भी देख लीजिएगा। सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग जो है केरल के नॉर्थ पारावीर विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव में किया गया था, और सीमित मतदान केंद्रों पर 1998 में किया गया था, सभी जगहों पर नहीं किया गया था। ठीक है, अगला है, पूरे भारत में किस वर्ष के चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है? ठीक है, 1998 में केरल के नॉर्थ पारावीर में कुछ सीमित क्षेत्रों में किया गया था। देखा गया था कि सही होता है या नहीं होता, लेकिन पूरे जब यह सही निकला तो इसको पूरे भारत में लागू किया गया। तो अब आपको बताना है कि पूरे भारत में किस वर्ष के चुनाव से ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है? 1999, 2001, 2004 या 2019। ठीक है, किससे किया जा रहा है? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि ईवीएम का इस्तेमाल पहले सबसे पहले कहाँ किया? केरल में किया गया, और कब किया गया? तो 1998 के पारावूर में किया गया। ठीक है,
अब उसके बाद जो चुनाव यहाँ पर हुए वो कब हुए आपका, तो यहाँ पर 2004 में हुआ, ठीक है, 2004 में हुआ है ना। तो 2004 के चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव, उसमें जो है यहाँ पर पूरे भारत में, आपको बता दे रहे, पूरे भारत में जो है ईवीएम से ही चुनाव करवाया गया, पूरे भारत में ईवीएम से चुनाव करवाया गया। तो पूरे भारत में ईवीएम से चुनाव शुरू जो है वो 2004 से हो चुका है, 2004 ईस्वी से हुआ है, ठीक है, 2004 ईस्वी से हुआ है। अगला है वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या है। देखिए वीवीपैट तो ये अबर बार के चुनाव में ही आए थे, पहले से नहीं था। वीवीपैट अबर से पूरे भारत में जो है आपका जो चुनाव हुआ उसमें लागू कर दिया गया आपका। तो वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या है, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल होता है, ठीक है। तो इसका हमने यहाँ पर आंसर ही लिख दिया है आपको, क्योंकि आंसर केवल लिख दिया है, इसका ऑप्शन बहुत ज़्यादा नहीं लिखे हमने। वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होता है आप याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आना अब शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये लेटेस्ट क्वेश्चन होगा आप सभी का, अभी तक ये नहीं आया है लेकिन अब शुरू हो सकता है। वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल होता है वीवीपैट का फुल फॉर्म, जरूर आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अगला, सर्वप्रथम वीवीपैट का इस्तेमाल किस राज्य के चुनाव में किया गया। सर्वप्रथम वीवीपैट जो हुआ था उसका इस्तेमाल किस राज्य के चुनाव में किया गया आपको बताना है, ठीक है। नागालैंड, केरल, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश, ठीक है। सर्वप्रथम वीवीपैट का चुनाव कहाँ किया गया, उसके बाद पूरे भारत में लोकसभा चुनाव में आपका किया गया, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर किस में कहा गया, तो नागालैंड में किया गया था, ठीक है। किस में किया गया था, नागालैंड में किया गया था, और 2019 में पूरे भारत में किया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले वीवीपैट का सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से किसको जाना जाता है, सिटी ऑफ गोल्ड, या इसी को कहते हैं ईगोली, बहुत बार आया है, सिटी ऑफ गोल्ड या इसी को कहते हैं ईगोली के नाम से किसको जाना जाता है, यूरोप को, अफ्रीका को, दक्षिण अफ्रीका को, या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से दक्षिण अफ्रीका को जाना जाता है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में इसकी खान जो है बहुत ही मशहूर है। देखिए अपन नोट्स बनाया हुआ है, दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग, जिसको ईगोली अर्थात सिटी ऑफ गोल्ड ये जाना जाता है, दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग जो है वहाँ ईगोली अर्थात सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से इसको जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका का किम्बरले खान किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, सोना, चांदी, हीरा या मोती। तो दक्षिण अफ्रीका का किम्बरले खान जो है वो आपका यहाँ पर जो प्रसिद्ध है वो हीरा के लिए है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश होगा। बॉक्साइट अयस्क से किस धातु का निष्कर्षण होता है, अभी हमने बताया था बॉक्साइट जो है मेरा अयस्क है वो, क्योंकि इससे निष्कर्षण होता है किसका, तो बॉक्साइट से जो होता है एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण होता है, यानी बॉक्साइट से एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। इसका राइट आंसर देखिए आपका सी होगा। अब दोस्तों आपको हम बताते चले, यहाँ पर देखिए जैक स्पष्ट कर दिया है आपका टेक्स्ट बुक से प्रश्न होगा, और टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न हम आपको यहाँ पर डेली प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आपको चैप्टर वाइज है। तो आप कभी भी यहाँ पर संकोच नहीं करेंगे, मोबाइल नंबर दिया हुआ उस पर संपर्क करेंगे और यहीं से 101% आपका प्रश्न भिड़ेगा, क्योंकि जैक से पूरी बातें क्लियर हो गई है। भारत में लौह अयस्क किस जिले में स्थित है, पश्चिमी सिंहभूम, कोडरमा, धनबाद या कोई नहीं। तो भारत में लौह अयस्क जो है वो कहाँ पर प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर आपको पश्चिमी सिंहभूम में ज़्यादा मिलता है। तो पश्चिमी सिंहभूम का कौन भाग है, तो गोवा है, नोवामुंडी है, जामदा है, किरीबुरू प्रमुख जो है खनन केंद्र है। झारखंड में बॉक्साइट का उत्पादन किस जिला में होता है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार आपको बताना है कि झारखंड में बॉक्साइट का उत्पादन किस जिला में होता है। तो देखिए लोहरदगा दिया हुआ है, पलामू दिया हुआ है, गढ़वा दिया हुआ है या कोई नहीं, ठीक है। तो झारखंड में अगर इस ऑप्शन का देखेंगे तो यहाँ पर बॉक्साइट का उत्पादन जो होता है वो आपका लोहरदगा जिला में होता है, ठीक है। अगला है झारखंड में अबरक उत्पादन में कौन प्रसिद्ध है, अग्रणी जिला, ठीक। आपको बता दें यह प्रश्न 1001 बार आया हुआ है अबरक उत्पादन के लिए झारखंड में, तो याद रखिएगा कोडरमा है, गिरिडीह है, हजारीबाग है या आपका आंसर है पलामू, ठीक है, ऑप्शन है पलामू। तो क्या होगा, झारखंड में अबरक का उत्पादन कौन जिला अग्रणी है, तो देखिए कोडरमा जिला जो है अबरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। याद रखिएगा कोडरमा का नाम बहुत फेमस नाम है, और ये किससे जुड़ा हुआ है, माइका से जुड़ा हुआ है, अबरक से जुड़ा हुआ है, ढिबरा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला है, झारखंड में स्वर्ण या सोना पाया जाता है कहाँ पे, स्वर्ण रेखा नदी में, पलामू में, गढ़वा में या लातेहार में। तो झारखंड में जो सोना की बात कही जाती है तो वो स्वर्ण रेखा नदी में पाया जाता है। अगला है, खनिज किस प्रकार का संसाधन है, खनिज जो हम लोग निकालते हैं धरती के अंदर से वो किस प्रकार का संसाधन होगा, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, सुलभ या कोई नहीं, ठीक है। तो नवीकरणीय संसाधन तो वे हैं जो कि बहुत कम समय में दोबारा पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं,
और अनवीकरणीय संसाधन वे हैं जिनका एक बार समाप्त हो जाने के बाद निर्माण होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, वो होते हैं। तो देखिए यहाँ पर खनिज जो होते हैं एक बार वहाँ से निकल जाता है तो इसका निर्माण होने में लाखों वर्ष लग जाता है, इसलिए इसको अनवीकरणीय संसाधन हम लोग कहते हैं। अगला है, इसमें कौन जीवाश्म ईंधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या कोई नहीं। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा, एक फार्मूला है कोपेको यानी कोयला, पेट्रोलियम और कोल गैस या प्राकृतिक गैस, ये सभी जीवाश्म ईंधन के उदाहरण आते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। कोपेको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, नोट्स बनाया हुआ है। इनमें कौन परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत का मतलब है कि जिस ऊर्जा का हम परंपरा से यानी सदियों से करते आ रहे हैं उसी को परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। परंपरा से चला रहा हमारा लाइफ टाइम, माँ पिताजी बाबा सब से ये परंपरा चली आ रही है, तो जो परंपरा सदियों से चली आ रही है उसको हम लोग कहते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ठीक है, तो इसमें कौन है? कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है या सभी है? इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा सभी, क्योंकि सभी जो है आपका परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। अगला है, जिस खनिज का प्रयोग सदियों से परंपरा से चला रहा है उसे परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। देखिए नोट्स बना हुआ है, कितना अच्छा नोट्स है, तो आप सभी अभी कभी जुड़ करके नोट्स ले लीजिएगा। ठीक है, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा और वहाँ से पढ़ लीजिएगा। उद्योग की जननी कहा जाता है? कोयला, पेट्रोलियम, बॉक्साइट या लोहा? उद्योग की जननी किससे कहा जाता है? तो उद्योग की जननी जो है आपको कोयला को कहा जाता है। कोयला किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोयला किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? 1001 बार आया हुआ भी है। आग्नेय में, अवसादी में, कायांतरित या कोई नहीं। ठीक है, तो कोयला जो होता है चट्टानों में पाया जाता है, वो किस प्रकार चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। सबसे उच्च किस्म का कोयला किसको माना जाता है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे उच्च किस्म का जो कोयला माना जाता है उसको हम लोग मानते हैं एंथ्रासाइट। किसको मानते हैं? एंथ्रासाइट को सबसे उच्च कोटि या किस्म का कोयला मानते हैं। झारखंड में कोयला उत्पादक देश है? झरिया, धनबाद, गिरिडीह या सभी? तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। झारखंड में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट या कोई नहीं। ठीक है, तो झारखंड में जो ज्यादा कोयला पाया जाता है वो बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है आपको झारखंड में। झारखंड में पहली बार कोयला उत्खनन किस वर्ष हुआ? 1802 ईस्वी, 1806 ईस्वी, 1894 ईस्वी या कोई नहीं। तो झारखंड में पहली बार कोयला का जो उत्खनन है वो 1894 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1894 ईस्वी में झरिया, धनबाद में प्रारंभ हुआ था। पेट्रोलियम किस प्रकार के सेलों में पाया जाता है? अग्नेय सेल, अवसादी सेल, कायांतरित सेल या कोई नहीं। तो पेट्रोलियम जो होता है वो यहाँ पर देखिए अवसादी सेलों में पाया जाता है। अवसादी सेल में पेट्रोलियम पाया जाता है सबसे अधिक। खनिज जो होते हैं कोई भी वो अवसादी सेल में पाया जाता है। काला सोना किसको कहते हैं? कोयला को, पेट्रोलियम को, कोल गैस को या कोई नहीं। देखिए ये जेटेट में 2 बार आया है और अभी तक 1001 बार आया है काला सोना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए आर्थिक महत्व के कारण काला सोना जो होता है वो आपको पेट्रोलियम को कहा जाता है। ठीक है, काला सोना किसको कहते हैं? पेट्रोलियम को कहते हैं, आर्थिक महत्व के कारण। भारत में पेट्रोलियम उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है? असम का डिगबोई, बॉम्बे का हाई, गुजरात में खंपारकारी। ये बिल्कुल सही है। सभी जितने भी आप देख रहे हैं, असम का डिगबोई ये भी पेट्रोलियम उत्पादक है, बॉम्बे हाई ये भी पेट्रोलियम उत्पादक है, गुजरात में खंभात ये भी पेट्रोलियम उत्पादक है। इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। विश्व में प्रथम तेल का कुआं, कुछ नोट्स है आप देख लेंगे। विश्व में प्रथम तेल का कुआं 1859 ईस्वी में पेलिसवेनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में खोजा गया है। भारत में प्रथम तेल का कुआं 1890 ईस्वी में असम के डिगबोई में खोदा गया था। ठीक है, तो भारत में प्रथम तेल का कुआं कहाँ खोदा गया? 1890 ईस्वी असम के डिगबोई में। दोनों प्रश्न जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से एक बार जरूर देख लीजिएगा। झारखंड में जल विद्युत उत्पादन का प्रारंभ किस परियोजना के साथ हुआ? देखिए ये आपको झारखंड से भी प्रश्न आता है, तो झारखंड से जो आता जाता मिल रहा है उसको दे रहे हैं। झारखंड में जल विद्युत उत्पादन का प्रारंभ किस परियोजना के साथ हुआ? दामोदर नदी घाटी, भाखड़ा नगर परियोजना, स्वर्ण करे या कोई नहीं। तो देखिए इसमें यहाँ पर मुख्य रूप से जो आता है वो आपका आता है दामोदर नदी घाटी परियोजना। डीवीसी